तो आज आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी का अगला टॉपिक और इसका नाम होगा संविधान की प्रस्तावना। और इसको कम से कम 2 दिन पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे कि प्रस्तावना क्या चीज़ होती है, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को क्या कहा है। उसके बाद जब अगले दिन पढ़ाएंगे तो हम आपको प्रस्तावना पूरा पढ़ के बताएंगे और उसका मीनिंग भी बताएंगे कि प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना। और इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है प्रिम्बल। क्या यूज किया जाता है? प्रिम्बल। तो चाहे प्रस्तावना बोले या उद्देशिका बोले, मतलब बात वही है। तो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्यों जोड़ा गया? प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य जुड़ा हुआ है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा समाजवादी, मतलब हमारा भारतीय पूरा संविधान जो है वो सामाजिकता की बात करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी। तो प्रस्तावना में क्या छिपा हुआ है? संविधान का उद्देश्य। क्या छिपा हुआ है? संविधान का उद्देश्य। इसमें संविधान का उद्देश्य छिपा हुआ है। जैसे आप सबका भी कोई उद्देश्य होगा, यहाँ पढ़ने आए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आए होंगे, है कि नहीं? कि वैसे फालतू में चले आए, चलें पढ़ लें, अच्छा लगता है, सर जी पढ़ाते हैं मज़ा आता है। ऐसा वाला उद्देश्य लेकर आए हैं कि कुछ ऐसा उद्देश्य लेकर आए हैं, चलेंगे पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके परीक्षा बीट करेंगे और परीक्षा बीट करने के बाद नौकरी मिलेगी, लाइफ अच्छी होगी ना, ऐसा सोच के आए होंगे। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? संविधान का उद्देश्य छिपा हुआ है। देखिए, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। जब हम आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर को, जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को ना। तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बढ़िया पर्चा तैयार किया। कहा देखो, हमने एक पर्चा तैयार किया हुआ है, इसको सब लोग पढ़ो, इसमें संविधान के बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं। तो सब लोग पढ़े। कहा क्या भाई? कहा कि इसको ऐसे पढ़ लो, इसी से संविधान थोड़ा मिलता जुलता बनेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था पूरी संविधान सभा में। उसी को क्या कहा गया था? प्रस्तावना। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। और कहाँ पेश किया था? संविधान सभा में। तो इसका अगला पॉइंट होगा कि पीटी नेहरू ने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहाँ पर? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किस जगह पेश किया था? संविधान सभा में। क्योंकि संविधान सभा ने हमारे भारत के संविधान को बनाया है। भारत के संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा में पेश किया। बाद में संविधान सभा के लोग इस पर चर्चा करते हैं और इसे पारित किया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। इसे पारित किया गया। किसे पारित किया गया? प्रस्तावना को। कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, तो हम स्पेशली 2 बातों का मेंशन किए थे। ये बताए थे
कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है और प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक समृद्ध बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये जो इतने शब्द यूज किए गए हैं ना पूरे के पूरे, ये कहाँ से यूज किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा थोड़ा गड़बड़ बोलिए। प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से और इसकी जो विशिष्ट भाषा है उसे कहाँ से लिया गया है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना का विचार मतलब अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना होगी कोई, मतलब उनके यहाँ अलग प्रस्तावना रही होगी, हमारे यहाँ भी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है कि हमारे भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, लेकिन जो प्रस्तावना में शब्द यूज किया गया है उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें 3-4 शब्द मिलेंगे जो कुछ फ्रांस से लिए गए हैं, अलग अलग देशों से मिलेंगे, बाकी सब का सब कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। प्रेरित है, प्रेरित का मतलब समझ रहे हैं? देखो लेना गलत शब्द हो जाएगा। कैसे? जैसे हम बोले कि वहाँ से प्रस्तावना लिया गया, इसका मतलब उनकी प्रस्तावना थी, उसको हम ले लिए। क्या किए? हम ले लिए और उनका खत्म हो गया। यही तो मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिठाई है और आपसे मिठाई हम ले लें, ये तो हो गया ले लेना। लेकिन प्रेरित होना, प्रेरित होने का मतलब है कि अगर आपके पास मिठाई है तो हम भी देख के ललचिया जाएं और हम भी क्या करें? मिठाई जाके खरीद के लाएं। समझ गए कि नहीं? तो आपकी मिठाई देख करके हमारे मन में भी आए कि हम भी ऐसी मिठाई खाएं। आप छोटा मोटा रसगुल्ला खा रहे हैं, बढ़िया वाला रसगुल्ला खाएं। तो ऐसे ही प्रेरित होने का मतलब है कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना थी, तो ऐसे हम देखें ऐसा प्रस्तावना हमारे भी संविधान में होना चाहिए। तो हम किस देश के संविधान से, मतलब प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के विशिष्ट शब्द, प्रस्तावना के विशिष्ट शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि बताइए प्रस्तावना किस देश से ली गई, तो सीधा मारेंगे अमेरिका। लेकिन अगर आपसे और भी अंदर से पूछे कि प्रस्तावना में जो विशिष्ट शब्द हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए प्रस्तावना को बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे एक ही आदमी है राहुल, उसका अलग अलग नाम है। जैसे राहुल को कुछ लोग मान लीजिए उसके फ्रेंड जो हैं वो रॉकी करके बुलाते हैं, उसके पापा राहु करके बुलाते हैं, उसकी मम्मी कुछ और कह के बुलाती हैं। तो आदमी एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। ऐसे ही प्रस्तावना को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। सब लोगों ने अपना अलग अलग ही विचार रखा है। कुछ लोगों ने प्रस्तावना का अलग नाम दिया है, कुछ लोगों ने कुछ कहा है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। सबसे पहले देखिए एन पालकी वाला, एन पालकी वाला, इनका फुल फॉर्म है नानी पालकी वाला। एन पालकी वाला, एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को इन्होंने कहा कि ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन विचार। प्रस्तावना को बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और एक आदमी और थे अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, ये भी थे, इन्होंने भी अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि प्रस्तावना जो है, देखो जब हमारा भारतीय संविधान बना था ना, तो उस समय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसे संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे लेकर आए थे, फालतू लिख के दे दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। कहा इसको वहीं जोड़ दो, सामने आगे जोड़ दो, इसका फिलहाल कोई वैल्यू नहीं। सबसे पहले इसको मोदी ने दी थी प्रस्तावना। क्या चीज़? प्रस्तावना सबसे पहले नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, और इसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। शुरुआत में संविधान की, मतलब ये जो प्रस्तावना है ना, इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये एडाप्टेड सन है, जैसे सौतेला बेटा होता है ना, व्यवहार किया जाता है, कोई अपना बेटा और सौतेला बेटा हो तो ज़्यादा माया किसके लिए होगी? अपने वाले के लिए, सौतेला वाले को ज़्यादा। तो ऐसे ही इसके साथ सौतेला वाला व्यवहार किया जाता था। प्रस्तावना को कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और अगर जो चीज़ संविधान का हिस्सा नहीं है तो बताओ क्या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बताइए, आप अपने भाई को डांट सकते हैं, अपनी बहन को डांट सकते हैं, अपने घर वालों को डांट सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो मार भी सकते हैं, लेकिन क्या दूसरे को मार सकते हैं, दूसरे को डांट सकते हैं? नहीं भाई, वो आपके घर का थोड़ी ना है। आपके मम्मी पापा आपको बोल सकते हैं, लेकिन पड़ोस वाले लड़के को थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो बताइए, अगर प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। तो एक मामला आया था बेरूबरी संघवाद 1960। बेरूबरी संघवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, तो इसमें संशोधन कैसे किया जाएगा? जो आदमी हमारे घर का है ही नहीं, तो उसमें भाई उसको हम डांट या बोल कैसे सकते हैं? नहीं डांट बोल सकते हैं। इसीलिए प्रस्तावना में संशोधन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में आगे चल के संशोधन होता है। तो किस बात में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी संघवाद 1960, इसमें क्या क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर कोई चीज़ हिस्सा नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। हिस्सा नहीं है, और हिस्सा नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ गए कि नहीं? अगर ये हिस्सा होता तब तो संशोधन करते, जब हिस्सा ही नहीं तो संशोधन कैसा? संशोधन नहीं हो सकता ना। तो बेरूबरी संघवाद मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या है? क्या है? देखिए, सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ एक मामला है ये, और उसी मामले में बेरूबरी एक संघवाद बांग्लादेश साइड में था। तो बेरूबरी संघवाद जमीन से संबंधित मामला था, और इसी में ये बात निकल कर आती है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, और जब हिस्सा नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक मामला होता है। तो देखो, संघवाद का अलग एक चैप्टर होगा, उसमें बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट के जो भी वाद विवाद होते हैं उसके लिए एक अलग से क्लास होगी। यहाँ पर जरूरत पड़ रही है जिसकी हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं। तो बेरूबरी संघवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आता है तो इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर का है तो आप उसे डांट सकते हैं कि नहीं? डांट सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मार भी सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो है ही नहीं अपने घर का उसको कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पर तो कहा गया कि नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में क्या कहा गया? है। क्या कहा गया? है। और है तो इसका मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन
किया जा सकता है। तो अगला मामला कौन सा होगा, दिख रहा है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कब हुआ था ये, 1973 में। और किसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या कहा गया, बस यहाँ पर लिख दें, प्रस्तावना हिस्सा है। किसका हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। अगर हिस्सा है तो इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि किसमें कहा गया था कि नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता है, किसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संशोधन किया जा सकता है। जब संशोधन किया जा सकता है सब खुश हो गए, कहा आप देखो कैसे संशोधन करते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ बोली गई कि संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन कीजिए, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मूल अधिकार ही खत्म कर दिया जाए, राष्ट्रपति वाला पद ही खत्म कर दिया जाए, एकदम राजतंत्र शुरू कर दिया जाए, मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाए, इसी को कहते हैं मूल संविधान में परिवर्तन करना। तो मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब मूल संविधान में परिवर्तन करने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक, जैसे मैं एक आदमी हूँ, अगर मूल आदमी हूँ लेकिन मेरी ये दोनों आँख निकाल ली जाए और इस आँख को लगा दिया जाए कहाँ पर, यहाँ पर माथे पर, हाथ में यहाँ पर चार हाथ निकल जाए और मुंह जो है इधर हो जाए, पेट में हो जाए, पेट से बोलना शुरू कर। अब बताओ आदमी रह जाएंगे कि दलिद्र हो जाएंगे, राक्षस टाइप के हो जाएंगे? तो ऐसे आदमी फिर जीते भी नहीं हैं। मूल आदमी का मतलब है कि दो आँख होनी चाहिए सामने, कान होने चाहिए, नाक होनी चाहिए, बीच में मुंह होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। अब किसी के यहाँ देखे होंगे, गांव में सुने होंगे कि 3 आँख वाला पैदा हो गया, 4 आँख वाला पैदा हो गया, दलिद्र टाइप का पैदा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग पैदा भी हो जाते हैं ना, मर भी जाते हैं, जिंदा नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया, दलिद्र पैदा हो गया तो बड़ा होगा, फिर दलिद्र ही नहीं खोजेगा, कहेगा दलिद्र नहीं कहा, एक दलिद्र नहीं आएगी, शादी करेगा, पूरा दलिद्र वाला परिवार बन जाएगा, फिर आदमी का नाम निशान खत्म हो जाएगा, 3 आँख वाला आदमी आ जाएगा, दलिद्र। समझ गए ना? इसलिए ऐसे लोग जीते ही नहीं। समझ गया कि नहीं? मूल क्या चीज़ होती है? जैसे एक भैंस है, अब भैंस जैसे होती है, उसके सींग होता है, सींग निकाल के पेट में लगा दो, मुंह उसका कुत्ते जैसा कर दो, इतना लंबा वाला, और पैर एकदम छोटे छोटे कर दो, तो ये भैंस कहाँ रह जाएगी? उसका मूल स्ट्रक्चर तो बदल गया ना। तो मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कौन सी 2 बातें कही गई? पहली चीज़, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, मतलब इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं पूरा। संविधान की प्रस्तावना में क्या छिपा हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य छिपा हुआ है। देखो लिखे ना, इसमें संविधान का उद्देश्य छिपा है, मतलब हमारा भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और कहाँ पर? संविधान सभा में। और इसे बाद में पारित कराया गया कब? 22 जनवरी 1947। अब देखिए इसके बीच में टाइमिंग का गैप इसलिए रखा गया क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर सर्वसम्मत से पारित होती है तो ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे हम अकेले फैसला ले ले, हो सकता है वो फैसला गलत होगा, लेकिन अगर कई लोगों के द्वारा वो फैसला लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो फैसला सही होगा। समझ गया कि नहीं? अब यहाँ पर प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। और प्रस्तावना में यूज होने वाली भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। बेरूबरी संघवाद 1960 में क्या कहा गया? कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया? संविधान का हिस्सा है और इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और साथ साथ में इन्होंने क्या दिया?
मूल संविधान का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मूल संविधान का सिद्धांत नहीं होता ना, सरकार चाहती तो इस संविधान को बदल देती, लेकिन भाई साफ साफ कह दिया गया है कि मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक आदमी है, मान लो उसके 6 उंगली निकल जाए, ठीक है, लेकिन उसके 4 हाथ ही निकल जाए, ये तो मूल संविधान मतलब मूल व्यक्ति में परिवर्तन होना हो गया कि नहीं? तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। सर, हाँ जी, प्रस्तावना तो कहाँ से दिया गया है? मुझे प्रस्तावना कहाँ से दिया गया? बता तो रहे हैं अमेरिका से। प्रस्तावना अगर पूछेगा तो आपको अमेरिका बताना है। क्या हो? अच्छा, इससे कंफ्यूज हो गए कि प्रस्तावना का विचार का मतलब ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, और शब्द के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से। बस, तो चलिए अब आगे बताते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी लिखा रहेगा तो देख कर बता ही दोगी। बताइए भाई, क्वेश्चन बताओ। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। और प्रस्तावना में यूज होने वाले शब्द किस देश से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए, प्रस्तावना को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। बताइए, किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल, 1973। बताइए, किस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? बेरूबरी संघवाद 1960। और किस वाद में ये कहा गया था कि मूल संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते? केशवानंद भारती बनाम केरल। तो इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने इसे लिखा नहीं, तो लिख लीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया कि मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन नहीं कर सकते, समझ गए ना? तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? केशवानंद भारती। कैसे भी घुमा के पूछे, आपको आंसर देना है। चाहे ये बोले कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, किसमें कहा गया? मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। और साथ में ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यह संविधान का हिस्सा ही नहीं है, संविधान की आत्मा भी है। क्या है? संविधान की आत्मा। मतलब अभी तक हिस्सा भी नहीं मान रहे थे और अब हिस्सा भी मान लिए और हिस्सा के साथ साथ आत्मा भी मान लिए। मतलब अभी तक संविधान बिना आत्मा के जी रहा था, बिना आत्मा के ही जी रहा था। भाई हिस्सा नहीं माना गया, आत्मा नहीं माना गया, तो बाद में इसे क्या मान लिया गया? ये तो संविधान की मतलब पावर है इसकी। प्रस्तावना वास्तव में बहुत पावरफुल है। देखो, जो भी पावरफुल है निश्चित रूप से लोग उसका सम्मान करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ मिजाज में जुनून होना चाहिए या मिजाज में कुछ गर्मी होनी चाहिए, वरना लोग समुद्र भी पी जाते अगर खारा ना होता। भाई समुद्र अगर खारा ना होता तो उसे भी पी जाते कि नहीं? अब प्रस्तावना इतनी पावरफुल नहीं होती तो प्रस्तावना को हिस्सा क्या, इसको फाड़ के फेंक ही दिए होते। कहते हैं इसको जब फालतू है तो कह लिए। तो इसे भाग तो माना ही गया, साथ साथ में क्या माना गया? आत्मा। और आत्मा किसने माना? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना? आत्मा। और पीटी नेहरू ने क्या माना? कुंजी व आत्मा। इन्होंने भी आत्मा व कुंजी माना है। कुंजी, हृदय,
आत्मा सब कुछ माना है। अच्छा बताइए, भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा माना है? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है? नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 कैसे हो सकता है? वो तो भारत संविधान में है नहीं ना। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को माना है। किसे माना है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने आत्मा माना है। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप किसे टिक करेंगे? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आप आत्मा ही, मतलब ये संविधान की प्रस्तावना को ही आत्मा बताएंगे। जब तक भीमराव अम्बेडकर का नाम दे करके ना पूछे तब तक आपको यही बताना है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। समझ गए कि नहीं? तो संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। किसने स्पेशली कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में इसे माना, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा माना है? अनुच्छेद 32 को। देखिए, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो सबके अंदर एकदम चकाचौहट मच गई कि इसमें परिवर्तन कुछ करना चाहिए। तो पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इतनी ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि इस संशोधन को ही कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? मतलब इसने इतना चीज़ जोड़ दिया है कि इसको भी छोटा वाला संविधान कहते हैं। और इसी 42वां संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया पहली बार। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए यहाँ पर लिख दे रहे हैं? प्रस्तावना में संशोधन। क्या हुआ? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, पहली बार संशोधन। और 3 शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द थे? 3 शब्द। देखिए, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। दूसरा शब्द है समाजवादी, और तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और इसको जोड़ने का बहुत बड़ा प्रभाव है। समाजवादी का मतलब बताए थे ना, समाजवादी का मतलब होता है समाज में समानता लाने से। सोचो, ऐसा संविधान किस काम का जो समाज में समानता ना ला सके। तो इसीलिए कहा गया सबसे पहला काम यही करो कि समाजवादी शब्द जोड़ दो। एकता व अखंडता जोड़ा गया। कहा गया कि अगर कोई भी देश को तोड़ने का काम करता है तो समझ लो वो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा अपराधी है। तो देश की एकता व अखंडता को हमें बरकरार रखना है, इसे तोड़ना नहीं है। और समाज में हमें समानता फैलाना है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सेकुलर। क्या यूज किया जाता है? सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे भारत में जो भी शासन कर रही सरकारें हैं वो किसी भी धर्म वाले को ज़्यादा वैल्यू नहीं देगी। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक हिंदू हैं, और भी अन्य जात के लोग हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, हर धर्म जात के लोग रहते हैं कि नहीं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि भारत में केवल हिंदू ही रहेंगे या केवल मुस्लिम ही रहेगा। मतलब ये हर धर्म की समान वैल्यू करता है, किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं कि तुम हिंदू धर्म के हो तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है, तुम मुसलमान धर्म को मतलब इस्लाम धर्म को मानते हो तो तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। हर धर्म को मानने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही क्या है? पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब होता है रास्ता, और निरपेक्ष का मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्षपात किए हुए, मतलब एक ही रास्ते पर चलना है, सबको चलना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब सोचिए, अगर अपने देश में कोई ये कह दे कि
संविधान को बदल दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, तो समझ लो वो देशद्रोही कहलाएगा। अगर कोई ऐसा कहता है ना तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा, मुकदमा लग जाएगा तुरंत। क्योंकि हमारा संविधान खुद कहता है कि हमारा संविधान खुद कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। यहाँ पर हर धर्म या जात के लोगों को ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम इस धर्म को मान रहे हैं तो हम बहुत कष्ट में हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में, ऐसा कुछ नहीं, कोई खतरे में नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये सरकारें जो हैं वो अक्सर ऐसा करती रहती हैं। तो पंथ निरपेक्ष अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। समाजवादी का मतलब समझ गए, समाज में समानता लाना। तो सब लोगों का, जैसे पढ़ लिख लोगे, नौकरी पा जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, हमें थोड़ा अच्छा काम भी कर लेना चाहिए। अब पैसा है नहीं तो अच्छा काम कैसे करोगे? तो समाजवादी का मतलब है समाज में समानता लाने से। एकता व अखंडता का मतलब बता दिए। एकता व अखंडता का मतलब देश को कोई भी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है कि जा कर के चलो बांग्लादेश से व्यवहार बनाते हैं, यहाँ पर घुसपैठ करते हैं, तो जान लो वो भी सबसे बड़ा देशद्रोही माना जाएगा। तो ये 3 शब्द जो जोड़े गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए हैं, और ऑप्शन में ऐसे देगा, 3 इसको दे देगा, 1 दे देगा कोई और। अगर आप तीनों याद किए रहेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे, भाई याद ही नहीं रहेगा तो इसको याद कर लीजिएगा। एकता व अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में इसके लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी के लिए सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष के लिए सेकुलर। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि बताइए सेकुलर शब्द का संबंध किससे है। अब कुछ लोग तो पगला गए जो कहते हैं कि अंग्रेजी में मत पढ़ाइए, बस इतना ही पूछ लिया कि सेकुलर शब्द का संबंध किससे है। तो सेकुलर शब्द का संबंध किससे है? राजनीति से ना, संविधान से। समझ गए कि नहीं? तो इसमें संविधान में संशोधन कर दिया गया और 3 नए शब्द जोड़ दिए गए हैं। कल हम आपको बताएंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है जो लिखी गई है वो क्या होती है, और उसका हम एक एक मीनिंग बताएंगे, एक एक शब्द की मीनिंग बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो इतनी बेहतरीन ढंग से लिखी गई हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर वो समझ गए तो उसके बाद ही शुरू होगा भाग 1। क्या शुरू होगा? तब तो सही संविधान शुरू होगा। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी। अभी क्या चल रहा है? ट्रेलर चल रहा है। तो ट्रेलर अभी चल रहा है, मतलब बेस जो मूल संविधान है शुरुआत कहाँ से होगा? भाग 1 से। अभी तक हम लोग केवल ये पढ़ रहे थे कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से लाई गई है। समझ गए कि नहीं? पूरा इसके लिए हम कल आपको पढ़ाएंगे अगला। तो आज रक्षाबंधन है कि कल है? कल है ना। तो लड़कियों को प्री रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। बस पैसा कम लेकर के राखी बांधिएगा, कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा पैसा मत लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए फिर समाप्त करते हैं आपकी सेवा। जय हिंद, जय भारत।